अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और मैं आपको वेलकम करूंगा टैक्स दोस्ती वेबसाइट पर। टैक्स दोस्ती .com पर जब आप विज़िट करेंगे तो होम पेज पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो हर फाइलर और नॉन फाइलर पूछता है कि जी मुझे पाकिस्तान में टैक्स फाइलर बनना चाहिए कि नहीं। और डेफिनेटली इस हवाले से हमारा यूट्यूब चैनल भी है जो यहाँ पे है, और उसके अलावा ये वेबसाइट भी आपको हेल्प करती है इस सवाल का जवाब देने के लिए। जो मेन होम पेज है उस पर कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे न्यूज़लेटर को। आज हम बात करेंगे जो हमारा ब्लॉग है, रियल न्यूज़ ब्लॉग है। रियल न्यूज़ ब्लॉग इसको इसलिए कहते हैं कि जो न्यूज़ स्टोरीज़ या जो इम्पोर्टेंट टैक्स इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो किसी भी अखबार में, न्यूज़ चैनल में या कहीं भी नहीं डिस्कस हो रही, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। पिछली दफ़ा बजट के हवाले से बात हुई थी और टॉपिक था कि वाई द रिच एंड पावरफुल इन पाकिस्तान पे लेस टैक्सेस। तो सिर्फ ये टाइटल नहीं है बल्कि एग्जैक्ट नंबर्स और फिगर्स और चीज़ों के साथ बताया जा रहा है यहाँ पे। व्हाट एसेट्स में और में नॉट बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स ऑन कैपिटल एसेट इन योर वेल्थ स्टेटमेंट। तो जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट ने इस दफ़ा ये कहा है कि जो लोग यानी फाइनेंस एक्ट 2022 में उन्होंने ये कहा है कि जी जो लोग वेल्थ स्टेटमेंट अपनी फ़ाइल कर रहे होंगे टैक्स रिटर्न 2022 की, वो अपने जो कैपिटल एसेट्स हैं उन पर, यानी कि जब आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर रहे होते हैं तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, ये कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, फिर बिजनेस कैपिटल और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि इस पे भी टैक्स लगेगा। यानी पाकिस्तान में पहले तो सिर्फ जब आप कैपिटल एसेट्स के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कैपिटल एसेट्स में मूवेबल प्रॉपर्टी भी आती है और इमूवेबल भी, तो जब आप पाकिस्तान में अभी टैक्स ईयर 2022 से पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल या बाय करते थे, ख़रीदते या बेचते थे, तो तब आप उस पर विद होल्डिंग एडवांस टैक्स पे करते। लेकिन अब इस टैक्स के साथ जो बेसिकली टैक्स है सेक्शन 7E के तहत, उसमें जो है 7E ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उस पे आपको कैपिटल एसेट्स को होल्ड करने पे भी टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो उस हवाले से इस आर्टिकल को देखते हैं। इसमें आपके पास वो पहले तो आपको बता रहा है कि जी FBR ने 1% इनकम टैक्स जो है फेयर मार्केट वैल्यू पे FMV पर आपके कैपिटल एसेट्स पे लगा दिया, और जो आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट टैक्स ईयर 2022 में यानी एज एट 30 जून 2022 को जो आप शो करेंगे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में। अब कैपिटल एसेट क्या होता है? तो कैपिटल एसेट जो है जितने भी आपके एसेट्स हैं जो आपने विद इन और आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान शो किए हैं अपनी वेल्थ स्टेटमेंट, वो सारे कैपिटल एसेट्स हैं। यहाँ जो है ये जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं, ये कैपिटल एसेट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 7E में, और उसमें कहता है कि कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड विद अ बिजनेस बट डज नॉट इंक्लूड, तो ये चार आइटम्स उन्होंने उसमें से एक्सक्लूड कर दिए। तो कैपिटल एसेट में किसी किस्म की भी प्रॉपर्टी आ सकती है, मूवेबल और इमूवेबल। अब गुड न्यूज़ ये है कि 7E में ही कुछ प्रॉपर्टीज़ एक्सक्लूड की गई हैं, यानी कि कैपिटल एसेट में उन्होंने यहाँ पे, और आप आएंगे तो ये एक स्लाइड शो है इस आर्टिकल में, और यहाँ पर अगर आप जो है ये सेक्शन 7E में, वैसे तो वो कहता है कि जी टैक्स लगाया जाएगा, यहाँ पे रेट तो नहीं बताया लेकिन जो रेफरेंस है उसका मतलब है 20% रेट जो है टैक्स लगाया जाएगा, और वो इस तरह लगाया जाएगा कि 5% ऑफ आपका फेयर मार्केट वैल्यू आपकी कैपिटल एसेट की ली जाएगी सिचुएटेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर नहीं, हेल्ड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द टैक्स ईयर एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग। तो ये सारे एक्सक्लूड हुए, और ये लिस्ट जो है आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये उन्होंने कोई 8-10 किस्म के एसेट्स हैं जो एक्सक्लूड किए। लेकिन और ये एक वीडियो है जिसमें इनिशियल, याद रखिए कि ये सब इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, आपने इसके बाद नहीं अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी, बल्कि टैक्स कंसल्टेंट से, टैक्स दोस्ती टीम से रब्ता करके और प्रोफेशनल एडवाइस ले के करेंगे, क्योंकि बड़ा ट्रिकी मैटर। दूसरा आपने ख्याल रखना है कि सेक्शन 7E सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स पे अप्लाई हो रहा है, नॉन रेजिडेंट्स पे नहीं हो रहा, क्योंकि सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स और मेंबर्स ऑफ AOP को अपनी एनुअल वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी होती है
अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न के साथ, यानी उन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर करने होते हैं। जो नॉन रेजिडेंट होते हैं वो जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसमें भी वेल्थ स्टेटमेंट आ रही होती है, लेकिन उनमें कोई फिगर भी उन्होंने नहीं डालनी होती, बल्कि उस टैक्स रिटर्न को, नॉर्मल टैक्स रिटर्न को उन्होंने रेजिडेंट से नॉन रेजिडेंट वाले स्टेटस में कन्वर्ट करनी होती है, जिसका तरीका हम अक्सर वीडियोस पे बताते रहे, ये नंबर्स वगैरह हैं। अब यहाँ पर वो डिस्कशन शुरू है कि here is a list of assets and reasons why they may or may not be exempt from this newly introduced tax under section 7E of income tax ordinance. Basically 1% आपकी एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू FMV पे लगा है, और ये जो फेयर मार्केट वैल्यूज़ है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ये वैल्यू ली जाएगी जो वो टेबल अवेलेबल है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, या जो रेट्स अवेलेबल है FBR की वेबसाइट पे। और यहाँ नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन कर लिए टेबल, तो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन यहाँ अगर आप क्लिक करें तो उस पेज पे चल जाएंगे। हम लोग टैक्स दोस्ती में कोशिश कर रहे हैं कि एक कैलकुलेटर इसी वेबसाइट पर लॉन्च करें, जहां आप सिंपली अपने प्रॉपर्टी की जो है ना सिटी या लोकेशन बताएंगे, और वो आपको उसकी वैल्यू भी बता देगा, FBR वैल्यू भी बता देगा, और आपको ये भी बता देगा वो किस जोन और किस टाउन में आती है। तो कोशिश है कि एक कैलकुलेटर आपके सामने लाएं। अब हम आते हैं कि, और ये आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, हो सकता है अभी तक आप समझे ना हो। बात ये हो रही है कि आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में जितने भी एसेट्स आप डिक्लेयर करते हैं, और वो पिक्चर आप ऊपर देख चुके हैं, वो कैपिटल एसेट्स होते हैं। आया वो ये जो नया सेक्शन 7E है, इसमें उनको एग्जेम्पशन मिली है या वो टैक्सेबल है? तो एक चीज़ जो आप फेमिलियर होंगे, कैश इन हैंड नॉन बिजनेस जो है वो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में शो हो रहा होता है, और ये ऊपर भी फ़ोटो दी हुई है, ये यहाँ पे जो है आ रहा है कैश इन हैंड नॉन बिजनेस, और यहाँ वाइट कॉलम का मतलब है आप अपनी मर्ज़ी से कैश डाल सकते हो। तो बहुत सारे लोग बहुत सारा कैश डालते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो बिग 4 ऑडिट फर्म्स हैं, और उसमें मैं बात कर रहा हूँ PwC, फर्गसन सी, उन्होंने भी अपनी टैक्स कमेंट्री में लिखा है कि सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक और पॉइंट है जिसको देखना ज़रूरी है, और वो ये है कि अगर कैश इन हैंड नॉन बिजनेस है तो हो सकता है कि जो है एग्जेम्पशन इस टैक्स से उनको मिल गई हो, क्योंकि मूवेबल एसेट्स को एग्जेम्प्ट किया गया। लेकिन जिस तरह की वर्डिंग यूज़ की गई है लॉ में, तो वहाँ पर लग रहा है कि सिर्फ बिजनेस मूवेबल एसेट्स को एग्जाम्प्ट किया गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि कैश इन हैंड आप जितना भी शो करें, सपोज करें कि आप 10 लाख रुपए शो कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है ना 1% लग जाएगा, और 10 लाख का 1% जो है वो 10,000 रुपये आपको देना पड़ेगा एज टैक्स। अब इसी तरह पर्सनल आइटम्स, और आप अमाउंट कुछ भी डाल सकते हैं कि कैश इन हैंड, और अमूमन लोगों ने मिलियंस ऑफ रुपीज़ भी शो किया होता है, क्योंकि उनके पास होते हैं। पर्सनल आइटम्स में वॉच, लैपटॉप आती है, ये सब चीज़ें वेल्थ स्टेटमेंट से स्टेप बाय स्टेप ली गई हैं और यहाँ लिखी गई हैं। और ये लिस्ट और भी जैसे जैसे आप नीचे कमेंट्स करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे कमेंट्स में कि जी ये स्पेसिफिक एसेट बताएं, ये एसेट टैक्सेबल है कि नहीं, तो हम इसको इस लिस्ट में शामिल करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। पर्सनल आइटम्स जैसे वॉच हो गया, लैपटॉप, ये एग्जेम्प्ट हो सकते हैं क्योंकि ये मूवेबल एसेट्स हैं, लेकिन सेक्शन 7E की जो वर्डिंग है उसमें ओनली बिजनेस मूवेबल एसेट्स एग्जेम्प्ट लग रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो है लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी उसके अंदर, तो ये है कि हमने इसको यहाँ पे शेयर भी किया है। चले जो है जो लिस्ट है पूरी के इसके अंदर जिस तरह उन्होंने एक्सक्लूशन की, जो एक्सक्लूडेड एसेट्स हैं, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा वेयर द फेयर मार्केट, सॉरी इधर से आगे चलते हैं जी, जहाँ पे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है। ये कैपिटल एसेट मीन्स एनी प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग एनी मूवेबल एसेट नॉट मेंशन्ड इन क्लॉज 1, 2 एंड 3। तो एक्चुअली क्लॉज 1, 2 एंड 3 में शेयर्स और जो है क्या कहते हैं स्टॉक और फिक्स्ड एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स जिन पर
डिप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन चार्ज होती है, और ये शेयर स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज़। तो ये बेसिकली बिजनेस एसेट्स की कैटेगरी है। तो यहाँ पे फिर लग रहा है कि मूवेबल एसेट की भी जब बात करें तो वो सिर्फ बिजनेस मूवेबल एसेट की बात करें। तो आई होप कि आप फॉलो कर रहे हैं। देन अगेन आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आगे चलते हैं। आपने हाउस होल्ड इफेक्ट्स में सपोज करें 5 मिलियन शो किया है, 50 लाख, तो अगर वो इस सेक्शन में फॉल करते हैं, मूवेबल तो वो हैं, तो अगर वो मूवेबल एसेट हैं तो और वो एग्जाम्प्ट है तो फिर तो 50 लाख को कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर ओनली बिजनेस मूवेबल एसेट्स को कहा जाएगा, जो है एग्जाम्प्ट किया गया, तो फिर आपके जो हाउस होल्ड इफेक्ट्स हैं वो बाय नेचर नॉन बिजनेस हैं, तो उन पर जो है वो 50 लाख पर 1% लग जाएगा, यानी कि 50,000 टैक्स आपको देना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह प्रेशियस पोजीशन में ज्वेलरी वगैरह और चीज़ें भी आती हैं, और वहाँ भी यही लॉजिक। अब थोड़ा सा आगे चलते आप कहेंगे कि यार ये तो आप एक ही लॉजिक बता रहे हैं चीज़ों की। अब जो है क्या कहते हैं, बिजनेस कैपिटल जो है, जो आपने शो किया है, जो आपकी टैक्स रिटर्न की इनकम फ्रॉम बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटी साइड पर फिगर आ रही है, तो जो बिजनेस कैपिटल है वो मूवेबल एसेट भी है और वो बिजनेस मूवेबल एसेट है। तो हर हाल में बिजनेस कैपिटल को तो हम श्योर हैं कि ये जितना भी हो ये गवर्नमेंट ने टैक्सेबल नहीं की। इसी तरह अगर आपके पास कोई भी आपने प्रॉपर्टी लिस्ट आउट की हुई है, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में नॉन बिजनेस, तो एक कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द रेजिडेंट पर्सन, दोबारा आप देख लें रेजिडेंट पर्सन की बात हो रही है, कि उस रेजिडेंट पर्सन को एक एसेट, चाहे उसकी मालियत जितनी भी हो, वो उसको एग्जाम्प्ट किया जा रहा है। पहले इसकी वर्डिंग कुछ ऐसे थी कि जो जिस घर में वो रहता है, लेकिन यहाँ उन्होंने अब एक काफ़ी सारी एक्सक्लूजन्स दी हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप समझेंगे कि कौन कौन सी एक्सक्लूजन्स हैं, और ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा फिर एसेट्स होल्ड करते हैं उनके लिए फिर ये टैक्स बनाया गया है। लेकिन फिर भी आपने ख्याल रखना है कि कहीं मूवेबल एसेट्स जो हैं वो टैक्सेबल हो, एग्जाम्प्ट ना हो, टैक्सेबल हो। इस लॉजिक से जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, इसमें डेट भी आ जाता है, इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आ जाती है। लेकिन इसी हवाले से, यानी कि वो जो आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, ये सारा कुछ है। लेकिन इसी हवाले से मैं फिर एक और चीज़ भी आपको दिखाता हूँ कि अगर यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसी इनकम आपने कमाई है, और उसके अंदर मैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह की बात कर रहा हूँ, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स हैं, बैंक डिपॉजिट्स हैं, जिन पर टैक्स चार्ज हो चुका है और वो टैक्स पे हो चुका है, तो वो भी एग्जम्प्ट हो जाएंगे। तो अगर मूवेबल नॉन बिजनेस मूवेबल एसेट्स जिस तरह इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अगर टैक्सेबल भी हैं, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो नेशनल सेविंग है, आपने सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स, या आपने कोई बॉन्ड लिया है, या फिक्स डिपॉजिट है, या फिक्स डिपॉजिट हो गया, या आपने शेयर स्टॉक वगैरह लिया है, वो शेयर स्टॉक्स की वजह से भी वो जो ऊपर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से निकाल दिया था, वो रीज़न भी है, यहाँ वो रीज़न भी अप्लाई होगी, वो भी मैं यहाँ ऐड कर दूंगा। और ये भी है कि इन पर टैक्स डिडक्ट हुआ है। यहाँ वार्निंग है, बहबूद सर्टिफिकेट और पेंशन और शहीद वाले जो सर्टिफिकेट्स होल्ड करते हैं उनके लिए जो नेशनल सेविंग, क्योंकि इन 3 कैटेगरीज पर इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं होता, और बहुत सारे लोग पे नहीं करते, लेकिन वो अपनी इनकम टैक्स अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में वो शो करते हैं। तो अभी ये जो टेबल बना है और एक जो लॉजिक डिस्कस हो रही है उस मुताबिक वो अमाउंट जो है वो फिर टैक्सेबल हो जाएंगे। फिर 1% उनकी फेयर मार्केट वैल्यू से मुराद है कि अगर आपने 1 करोड़ के वो लिए हैं बहबूद सर्टिफिकेट्स, या मिक्स है, बहबूद भी है, पेंशन भी और शहीद सर्टिफिकेट्स भी हैं, तो वो 1 करोड़ के बनते हैं, उसका 1% जो है आपको 1 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कुछ लॉजिक बन रही है, और फिर जैसे जैसे आप कमेंट्स नीचे करेंगे और एसेट्स भी ऐड करेंगे। आगे बात करते हैं कि जो एनिमल है ये भी मूवेबल एसेट है। एनिमल्स आपने हो सकता है शो किया नॉन बिजनेस, लेकिन अगर उस रीडिंग के मुताबिक जो मैंने अभी आपको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ के सुनाई, उसमें लग रहा है कि सिर्फ बिजनेस मूवेबल एसेट एग्जेम्प्ट है। इक्विपमेंट भी मूवेबल एसेट है, तो अगर नॉन बिजनेस इक्विपमेंट है, हो सकता है ट्रक हो, आपके पास रिक्शा हो, और वो उस पर जो है ना, अगर वो रिक्शा या वो ट्रक, उसकी इनकम आप उसको कमर्शियली उसकी इनकम आपने डिक्लेयर की है, उस पर टैक्स पे किया हुआ है, तो तब तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो मूवेबल एसेट है, बल्कि इसलिए क्योंकि
उसके जो है वो उसके अमाउंट एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस। अब इसमें रेंटेड प्लेसेस आ जाएंगे जो आपने डिक्लेयर किए हैं। वो लोग जिन्होंने रेंटेड इनकम अपनी डिक्लेयर नहीं किया उनकी प्रॉपर्टी जो है ना टैक्सेबल हो जाएगी। रेंटेड कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल रेंटेड है, रेजिडेंशियल रेंटेड है, तो अगर आपने उससे आने वाली रेंट पूरे साल की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड के नीचे शो की है और उस पर टैक्स पे कर चुके हैं, आप पे कर चुके का मतलब है कि फिर आप जब अपनी रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके साथ आपकी जो एडमिटेड टैक्स लाइबिलिटी आती है, अगर आपने उस टाइम साल के दौरान नहीं भी रेंट पे किया या आपसे विद होल्ड नहीं भी हुआ, आपका टेनेंट ऐसा नहीं था जो विद होल्डिंग एजेंट था, तो जो है तब भी आपने अपनी रिटर्न के साथ उस पर आने वाली जो रेंट है वो पे कर दिया, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो उन प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट में से हट जाएगी जिस पर टैक्स लगना है। क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि हो सकता है आपकी वो कैपिटल एसेट जो आपने शो किया है वो एग्जाम्प्ट हो जाए, हो सकता है वो टैक्सेबल हो जाए। जहाँ हमें श्योरिटी है, जैसे अभी ये जो मैंने एग्जांपल आपको दी है कि रेंटेड कमर्शियल एरिया बशर्ते कि उस प्रॉपर्टी पर टैक्स चार्ज हो के और वो टैक्स आप पे कर चुके हैं या टैक्स रिटर्न के साथ पे करें, तो उस केस में लाजमन वो एग्जाम्प्ट है, उसके टैक्सेबल होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम आपसे इजाज़त लेंगे। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, अगर आपके पास एक एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी या मल्टीपल है तो उनमें से सिर्फ वो सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कैरिड आउट बाय द पर्सन आपने की है, आपने आगे ठेके पे नहीं दी, एक्सक्लूडिंग फार्म हाउस एंड लैंड एनेक्स देयर टू। फार्म हाउस हर हाल में टैक्स होगा। फार्म हाउस की एग्जामेशन यानी टैक्स 1%, ये जो इनकम टैक्स उन्होंने फेयर मार्केट वैल्यू पे लगाया उससे एग्जाम्प्ट होने का कोई चांस नहीं है फेयर फार्म हाउस का। और इसी तरह ऐसी एग्रीकल्चर लैंड जो आप ओन भी करते हैं और उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी आप परफॉर्म करें, लेकिन उसके साथ अगर कोई और लैंड अनेक्स्ड है तो वो भी एक्सक्लूड जो है वो भी टैक्सेबल होगी। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में एग्जाम्पशन में हमने ये पहला पोर्शन डाला है जहाँ सेल्फ ओन्ड है, आपके नाम पे है। अच्छा, सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय पर्सन। अब ऐसी लैंड्स जिस पे आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी कैरी आउट ही नहीं कर रहे या किसी और को दी हुई है, तो वो फिर इसमें से वो फिर टैक्सेबल हो जाएंगी यहाँ पे। अब हो सकता है मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हों, लेकिन डेफिनेटली मल्टीपल एरियाज़ पे हो तो फिर आप उनको ग्रुप करके कह सकते हैं। वो फार्म हाउस किसी सूरत में भी, चाहे आप फार्म हाउस के अंदर एग्रीकल्चर एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हो, वो जो है एग्जाम्प्ट नहीं होगी। तो इस तरह ये एक बहुत बड़ा जो है क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं माइंड मैप बनता जा रहा है। और होपफुली यहाँ पे अगर आप कमेंट्स वगैरह करेंगे, एक दफ़ा साइन अप कर लें, या अगर आप टैक्स दोस्ती वेबसाइट के मेंबर हैं यहाँ पे, तो फिर आप जो है यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन का जवाब भी होगा, मिलेगा आपको, और लोगों के कमेंट्स भी होंगे। और ये मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि ये सब इंफॉर्मेशन पर्पस है। टैक्स कंसल्टेंट को इस मामले में तो ख़ास तौर पे वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करते हुए आपने कंसल्ट करना है, क्योंकि 7E सेक्शन जो है वो इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। 4th शेड्यूल में फेडरेटिव जो लिस्ट है उसमें एंट्री 50 के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी। तो डेफिनेटली आपने बहुत सोच समझ के वो करना है, और ये पॉइंट जो हम रेस कर रहे हैं इसको आपने कंसिडर करना है। ठीक है जी। तो ये आर्टिकल है, इसको आप टैक्स दोस्ती के रियल न्यूज़ ब्लॉग पर देख सकते हैं, और आप शेयर भी कर सकते हैं लोगों के साथ, और आपके कमेंट्स से मज़ीद जो है अवेयरनेस बढ़ेगी और लोगों की कि कैपिटल एसेट क्या है। इसमें और बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे ऐड भी किए जाएंगे। और फिर अगर आपको इस टॉपिक पर और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट पे कंसल्टिंग चाहिए तो नीचे वीडियो के व्हाट्सएप नंबर दिया है, और हमारे कंसल्टिंग का 1 आवर के चार्जेस 7500 है। टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो ऑनलाइन आप बुकिंग नहीं कर सकेंगे, व्हाट्सएप पे करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह जल्द ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकेंगे ताकि आपका ऑनलाइन ही स्केड्यूल हो जाए, ऑनलाइन ही पेमेंट आपको रिसीव हो जाए। और इस आर्टिकल में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐड होंगी, और कोशिश होगी कि एक कैलकुलेटर बनाया जाए जहाँ पे
क्योंकि अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, ये जो वैल्यूएशन है, सपोज करें आपका अटक में या फैसलाबाद में या लाहौर में जो है क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है, और फिर प्रॉपर्टी जो है वो इस लिस्ट में शामिल है, और फिर इसके अंदर टाउन्स हैं और टाउन्स के अंदर फिर मरला दिया हुआ है, तो इतनी एफर्ट करने के बजाय अगर आप सिंपली जो है अपनी प्रॉपर्टी का एड्रेस उसमें एंटर करें या वो आपको खुद सजेस्ट करें, तो आपके पास एक कैलकुलेटर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि एफबीआर ने आपके प्लॉट को, घर को, कमर्शियल एरिया को कितने पे वैल्यू किया। तो ये जो है इस पे काम हो रहा है, एफबीआर वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैलकुलेटर पे। और इन द मीन टाइम आपके क्वेश्चंस वगैरह मोस्ट वेलकम। यूट्यूब वीडियो के नीचे भी आप कमेंट्स लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी एफर्ट कर लें और टैक्स दोस्ती पेज पर आके ब्लॉग पर आकर अगर आप यहाँ कमेंट्स करेंगे तो एक कम्युनिटी डेवलप होगी, और वो कम्युनिटी जो है एक दूसरे को हेल्प भी करेगी। और कल को जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक केस आपके मेरे अगेंस्ट जा रहा होगा, तो जो लॉजिक हमने यहाँ डेवलप की होगी उसके बेस पर हम अच्छा केस लड़के आप सबको इस टैक्स से परमानेंटली निजात दिला सकेंगे। मैं हूँ एडवोकेट एंथनी विलियम्स। आपसे नेक्स्ट मुलाकात होती है अगली वीडियो में।